एक गांव था पालमपुर। उस गांव में सविता अपने नातियों के साथ रहा करती थी। आज सविता अपने नातियों को कहानी सुनाने वाली थी। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक रमेश नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में रहता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी नीलम और उसके बुजुर्ग पिता हर्ष थे। रमेश और नीलम की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका पुत्र अजय। रमेश की माँ का कई सालों पहले निधन हो गया था। रमेश जिस घर में रहता था उस घर के मालिक रमेश के पिता थे। एक दिन नीलम अपने ससुर के पास बैठी हुई थी। बहू, बहू, मैं क्या सोचता हूँ कि अब मुझे अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति अनाथाश्रम में दान कर देनी होगी। वैसे भी मेरी इतनी जायदाद का क्या करूँगा मैं? आधी जायदाद तो हमारे पास रहेगी और आधी से उन अनाथ बच्चों का पेट भरता रहेगा। ये बात सुनकर नीलम दंग रह जाती है। अरे बापूजी, आप ये क्या बोल रहे हो? आप अपनी संपत्ति क्यों अनाथ आश्रम में दान कर रहे हो? बहू, आपकी सास की ये तमन्ना थी कि हम अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति अनाथ बच्चों के नाम कर देंगे ताकि उनका जीवन भी उज्जवल हो सके। हर्ष की ये बातें सुनकर नीलम घबरा जाती है और वो वहां से उठकर अपना कार्य करने लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रमेश घर आता है तो नीलम उसे पूरी बात विस्तार से बताती है। ये पिताजी बिना बुढ़ापे में सठिया गए हैं। यहाँ मैं कब से ये संपत्ति अपने नाम करने के चक्कर में घूम रहा हूँ और ये पिताजी अपनी संपत्ति अनाथाश्रम में दान करने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नीलम, पिताजी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। इससे पहले ही हमें ये सारी संपत्ति अपने नाम कर लेनी होगी। वो कैसे संभव है रमेश? आपके पिता तो अभी आपके नाम कुछ नहीं करने वाले, तो ये आप कैसे कर पाएंगे? इसका रास्ता भी मेरे पास है नीलम। अब देखती जाओ कल मैं क्या करता हूं। दोनों काफी समय तक बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे रमेश घर से बाहर चला जाता है। दोपहर का समय। तभी अचानक रमेश घर आता है। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो सीधे अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में चला आता है। ये देखो नीलम, ये पिताजी की सारी संपत्ति के कागजात है, जिसमें एक वसीयत भी मैंने बनाई है कि पिताजी अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर रहे हैं, वो भी अपने पूरे होशो हवास में। बस तुम्हें एक काम करना होगा। ये लो गोलियां, ये नींद की गोलियां है। बस तुम नीचे रसोई में जाओ और पिताजी के लिए चाय बनाओ और उस चाय में ये नींद की गोलियां डाल देना। जी ठीक है। नीलम वो नींद की गोलियां लेती है और रसोई में जाकर चाय बनाती है और उसमें वो नींद की गोलियां डालकर वो चाय अपने ससुर हर्ष को दे देती है। हर्ष वो पूरी चाय पी जाता है। तभी थोड़े समय बाद गोलियों का असर दिखना शुरू हो जाता है और हर्ष गहरी नींद में सो जाता है। नीलम, तुम दरवाजा बंद कर दो, तब तक मैं इन कागजात पर पिताजी के अंगूठे के निशान ले लेता हूं। रमेश वो सारे कागजात पर धोखे से हर्ष के अंगूठे के निशान लगा लेता है। अब सारी संपत्ति का मालिक केवल रमेश था। हर्ष को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा उसके साथ ऐसी बेईमानी करेगा। दोनों ये देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। तभी थोड़े समय बाद हर्ष को होश आता है और वो रमेश से पूछता है, अरे रमेश पुत्र, बहू ने चाय में क्या मिलाया था
कि चाय पीते ही मुझे नींद लग गई। बस करिए पिताजी, अब बहुत हो चुका आपका। अब आप सीधी तरीके से इस घर से बाहर निकल जाइए। अपने पिता से इस तरह से बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुम मुझे अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे हो? आपके घर से? अरे पिताजी, अब ये घर आपका कहां रहा? अरे ये सारी संपत्ति का मालिक तो अब मैं बन चुका हूं। ये देखिए कागजात, जिस पे साफ साफ लिखा है कि आपने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है, और इस पर आपके अंगूठे के निशान भी है। हर्ष ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी की, मेरी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम कर ली। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। पिताजी, क्या सही है क्या गलत ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर मैं ये कदम ना उठाता तो आप तो सारी जायदाद गरीबों में दान कर देते थे। अच्छा हुआ बेटा, आज तुम्हारी माँ जीवित नहीं है, वरना वो तुम्हारा ये रूप देखकर आज आज जीते जी मर जाती थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को पाला। तभी रमेश अपने बूढ़े पिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। हर्ष रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर रमेश को अपने बूढ़े पिता पर जरा रहम नहीं आया। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। अब रमेश, नीलम और अजय तीनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। नीलम ने अपने लिए 2 नई कार भी खरीद ली थी। रमेश, मैं क्या कहती हूँ, यही गांव में एक बड़ा सा मकान बिक्री है जो बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है। क्यों ना हम वो मकान खरीद ले? हाँ हाँ, खरीद लो नीलम। ये बात सुनकर नीलम वो मकान खरीद लेती है। इसी तरह रमेश और नीलम अपने जायदाद लुटाते रहे। देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब अजय बड़ा हो चुका था और उसका ब्याह एक उर्मिला नामक महिला के साथ हो गया था। उर्मिला एक नए ख्यालात की लड़की थी। उसे घरेलू कार्यों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन नीलम अपनी बहू उर्मिला को बहुत खरी खोटी सुनाने लगी। उर्मिला बहू, ये सब क्या है? जब से तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, तब से तुमने एक भी दफा रसोई में अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया। हमेशा तुम होटल से भोजन मंगवाती रही। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें रसोई में अपने हाथों से हम सबके लिए भोजन बनाना चाहिए। माँ जी, मुझे नहीं आता भोजन बनाना, और अगर आपको घर का बना भोजन खाने का इतना ही मन है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती हो भोजन? तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। उर्मिला और नीलम में बहुत बहस होने लगती है। तभी उर्मिला गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी अजय घर आता है। अजय को देखकर उर्मिला बहुत रोने लगती है। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे किसी ना किसी बात पर टोकती रहती है। कभी मैं होटल से भोजन मंगवाऊं तो उन्हें उसमें भी आपत्ति है। कोई सामान अपने लिए ले आऊं तो उनके पैसे खर्च होने लगते हैं। बस मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं उर्मिला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम सच में मेरे बिना रह सकते हो तो अपने माता पिता को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दो। अजय उर्मिला की बात सुनकर अपने माता पिता के साथ वही हरकत करता है जो रमेश ने अपने माता पिता के साथ किया था। अजय ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी और उसके बाद अजय ने रमेश और नीलम को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तो देखा बच्चों आपने, बेईमानी का नतीजा कैसा होता है। इसीलिए कहते हैं
कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है।